हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आनंद सागर लर्निंग क्लासेस। मैं रुपेश जैन आप सभी का एक बार फिर से आनंद सागर लर्निंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, पिछले एक हफ्ते से तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, जिसके कारण मैं वीडियो अपलोड्स नहीं कर पा रहा था। तो चलिए आज हम टॉप 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं, टॉप 30 MCQs करने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी पर। ये एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस को रट लीजिएगा। हर एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम होगा। आई होप आप लोगों के सारे क्वेश्चन के जवाब सही हो। चलिए इस पर क्वेश्चंस करते हैं जैव विविधता पर। पहला क्वेश्चन है कि जैव विविधता मापने के लिए गणितीय सूचकांकों में से कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय या आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है? ए अल्फा सूचकांक, बी बीटा सूचकांक, सी गामा सूचकांक और डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए अल्फा सूचकांक। मतलब आवासीय क्षेत्र को जो दर्शाता है वो अल्फा सूचकांक, जो समुदाय को दर्शाता है वो बीटा सूचकांक, और जो एक बहुत बड़े स्तर पर भौगोलिक स्तर पर दर्शाता है वो होता है गामा सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता किसमें पाई जाती है? टुंड्रा में, शंकुधारी वनों में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में और शीतोष्ण वनों में। बताइए। चलिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। देखिए क्या होता है कि ये जो हमारी भूमध्य सागरीय या विषुवत रेखा है, इसके 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश में और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्र होते हैं जिसमें सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने दशक 2011 से 2020 को घोषित क्या किया था? जैव विविधता का दशक, प्रदूषक का दशक, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का दशक या फिर पशु स्वास्थ्य का दशक? चलिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा जैव विविधता का दशक। देखिए 2010 में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें कि यह डिसाइड किया था कि 2011 से लेकर 2020 ये जो दशक होगा इसे जैव विविधता का दशक माना जाएगा। मतलब इसमें जैव विविधता के लिए कार्य किया जाएगा, जैव विविधता का संरक्षण किया जाएगा, जलवायु परिवर्तन पर काम किया जाएगा, प्लास्टिक बैन पर काम किया जाएगा। इसमें 2018 में जो थीम थी वो थी प्लास्टिक बैन की, जो कि भारत के द्वारा दी गई थी स्वच्छ भारत मिशन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता तप्त स्थल है? गंगा के मैदान, सुंदरवन, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। चलिए फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी घाट। ये जो जैव विविधता तप्त स्थल है इसका मतलब होता है हॉट स्पॉट। ठीक है। तो हॉट स्पॉट भारत में कितने हैं? तो 4 हैं। ठीक है। एक पूर्वी हिमालय है, दूसरा पश्चिमी घाट है, तीसरा जो है वो सुंदरवन क्षेत्र है और चौथा जो है इंडो बर्मा क्षेत्र है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, जैव विविधता में परिवर्तन होता है, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, भूमध्य रेखा की तरफ घटती है, पृथ्वी पर एक समान रहती है या फिर ध्रुवों की तरफ बढ़ती है? बताइए। चलिए इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, ये जो है भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। मैंने आपको बताया ये जो भूमध्य रेखा है इसकी तरफ जैव विविधता बढ़ती है। इसके 30 अंश उत्तरी अक्षांश में और 30 अंश दक्षिणी अक्षांश में जैव विविधता सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनमें प्रवाल भित्तियां हैं? अंडमान निकोबार और द्वीप समूह में, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और सुंदरवन। बताइए किसमें है? चलिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2 और 3। मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी, इन तीनों में ही प्रवाल भित्तियां हैं, सुंदरवन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा कथन सिक्किम के संबंध में सही है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिक्किम से ये क्वेश्चन बनता ही है, पहले भी पूछा गया है। 1975 में यह भारत का अभिन्न अंग बन गया था। इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है। इसके मुख्य निवासी लेप्चा लोग हैं। तो बताइए ऑप्शन नंबर ए 1, बी बोलता है कि 1 और 2, सी बोलता है 2 और 3 और डी बोलता है 1, 2, 3 तीनों। चलिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही सही हैं। देखिए 1975 में
ये जो है भारत का अभिन्न अंग बना था, 36वां संविधान संशोधन था, और ये जो क्वेश्चन है वो पॉलिटी में भी पूछा जाता है, ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन था, इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है। और तीसरा जो ऑप्शन है, यहाँ पर लेप्चा जनजाति के लोग रहते हैं, नेपाली जनजाति के लोग रहते हैं, तो ये आप लोगों को याद रखना है। जनजाति में भी इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है, यूकेलिप्टस, चिकोया, देवदार या परनांग। चलिए, तो इसका जो सही जवाब है वो होगा बी, सिकोया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित है, जैव ईंधन के, वनों के, नम भूमि के या शुष्क भूमि के, किससे संबंधित है रामसर सम्मेलन। चलिए, तो इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रामसर सम्मेलन। नम भूमि मतलब वेटलैंड, आप लोगों ने पढ़ा होगा आर्द्र भूमि, ठीक है ना। तो वेटलैंड को आर्द्र भूमि, नम भूमि इस प्रकार से संबोधित करते हैं, तो याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल, फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है। जो उड्डयन वल्गुल है या फिर फ्लाइंग फॉक्स, ये दोनों नाम आपको याद रखना है, अंग्रेजी भी हिंदी भी, क्योंकि कुछ भी दे सकता है, या तो उड्डयन वल्गुल दे सकता है या फिर फ्लाइंग फॉक्स दे सकता है, ठीक है। तो ये आपको दोनों नाम याद रखना है। किससे संबंधित है पूछेगा, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, चमगादड़, ठीक है। तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया 2003 चेन्नई में, 2003 बेंगलुरु में, 2003 हैदराबाद में और 2003 केरल में। तो देखिए, राष्ट्रीय जैव विविधता यदि प्राधिकरण, यदि ये शब्द आया है तो आपको चेन्नई याद रखना है, फिर सन याद भी नहीं रहेगा तो आपसे बन जाएगा। वैसे 2003 में हुआ था, ठीक है ना, तो आपको चेन्नई याद है तो सारे ऑप्शन तो में तो 2003 दिया ही हुआ था ये क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी मतलब कि NCMB किस शहर में स्थित है, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन भी है। भावनगर, जामनगर, मुंबई या पुडुचेरी में। तो देखिए, ये जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये गुजरात के जामनगर में स्थित है, ठीक है। जामनगर जो है वो गुजरात में स्थित है। तो यहाँ पर नेशनल सेंटर फॉर मरीन डाइवर्सिटी भारत का पहला ये यहाँ पर स्थापित है। इसका शॉर्ट नाम से भी पूछ देता है कभी कभी, NCMB, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है, सागरीय प्रदूषण, सागरों की लवणता में वृद्धि, सागरीय जल के सामान्य ताप में वृद्धि या फिर रोगों एवं महामारियों का फैलना। बताइए, जो प्रवाल विरंजन है वो सबसे अधिक कारक किसमें है, प्रभावी कारक। तो ये होगा इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर सी, सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन आयोजित किया गया था, बीजिंग में, कोपेनहेगन में या फिर नगोया में या फिर न्यूयॉर्क में। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का 10वां सम्मेलन बोल रहा है। तो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कई बार ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो आप लोग याद रखेंगे नगोया में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, कब तक, 25, 30, 35 या फिर 40। चलिए, इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी, 2030 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है, गंगा का मैदान, पूर्वी हिमालय, गुजरात या फिर मध्य भारत। चलिए, मैंने आपको अभी बताया था इससे पहले कुछ देर पहले क्वेश्चन में कि 4 हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं भारत में, जिसमें से एक पूर्वी हिमालय है, दूसरा पश्चिमी घाट है, ठीक है, तीसरा इंडो बर्मा क्षेत्र है और चौथा सुंदरबन है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत सरकार शिबक थोर्न की खेती को प्रोत्साहित कर रही है, इस पादप का क्या महत्व है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको आपको छोटे फॉन्ट में देखना पड़ेगा यदि एक साथ देखना है तो। चलिए देखिए, वैसे क्लियर दिख रहा है, यह मृदा क्षरण के नियंत्रण में सहायक है और मरुस्थलीकरण को रोकता है, ए। दूसरा बोलता है कि यह बायोडीजल का एक समृद्ध स्रोत है। तीसरा बोलता है कि इसमें पोषकीय मान होता है और यह उच्च तुंगता वाले ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए भली भांति अनुकूलित होता है। और चौथा बोलता है कि इसकी इमारती लकड़ी का उच्च वाणिज्यिक मूल्य है। अब आपके पास ये कूट में दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ABCD में आप तर्क लगाइए और इसका सही जवाब दीजिए। चलिए, इसका आपका मैं सही जवाब बता दूं। देखो, सबसे पहली बात तो पहला नंबर जो था वो सही था, यह मृदा क्षरण के नियंत्रण में सहायक होता है, ठीक है ना।
बायोडीजल तो यहाँ पर कोई इसका मतलब नहीं है, तो ये तो गलत होगा। वैसे ही इमारती लकड़ी वाला भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो तीसरा नंबर है वो भी सही है। इसमें पोषकीमान होता है और ये उच्च तुंगता वाले ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए भलीभांति अनुकूलित होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ना, वो 1 और 3 इसमें से हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जैव विविधता के नाश का क्या कारण है? बताइए। जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरणीय प्रदूषण, वनों का नाश और उपयुक्त सभी। तो जैव विविधता के नाश का कारण आपको मालूम होगा, इनमें से तो चारों होंगे, उपयुक्त सभी। लेकिन यदि मुख्य पूछेगा तो उसमें से जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी होता है, लेकिन यहाँ पर चारों सही हैं, इसलिए आपका उपयुक्त सभी। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण पूछ रहा है, ये देखिए, आवासीय प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का समावेश, अत्यधिक दोहन, प्राकृतिक आवासीय विनाश। तो चलिए, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बता दिया था कि इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा प्राकृतिक आवासीय विनाश। ठीक है, आवासों का विनाश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 2 कूट है आपके पास। उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है, और दूसरा बोल रहा है कि पर्वतीय प्रवणताओं में उच्चतर उन्नतांशों की तुलना में निम्नतर उन्नतांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। बताइए कौन सा सही होगा? चलिए, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि पहला और दूसरा दोनों ही कूट सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को कथन आर कहा गया। मतलब पहला स्टेटमेंट है और दूसरा उसका रीजन दिया गया। अब आपको बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, और क्या उसकी व्याख्या करता है कि नहीं करता है। ठीक है ना। चलो, तो कथन बोलता है कि उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं। इसका रीजन बोलता है कि तितलियां कम ताप में नहीं रह सकती हैं। अब बताइए, इसमें से चारों में से ए बी सी डी में से क्या सही होगा? देखिए, एक्चुअली में उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं, बिल्कुल सही है। फिर बोलता है कि तितलियां जो है वो कम तापमान में नहीं रह सकती हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसलिए कथन ए और आर दोनों सही हैं, और जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है। अच्छा, इससे पहले मैं बता दूं, जो पिछला क्वेश्चन था उसमें याद रखना है कि जो भूमध्य सागर के आसपास की जो जगह होती है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वाली जगह, उसमें तापमान भी पर्याप्त होता है और वर्षा भी पर्याप्त होती है। मतलब कि ज़्यादा आपके तापमान में कमी नहीं होती, इसलिए तितलियां वहाँ पाई जाती हैं। ठीक है, और उसके ऊपर या नीचे आप देखोगे तो तापमान कम होता है, इसलिए वहाँ पर तितलियां नहीं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है। किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी, किसी पर्यावरण में रोजाना और मौसमी परिवर्तन, एक प्रजाति की दूसरी प्रजाति से भिन्न है, और फिर भौतिक घटकों का किसी पर्यावरण पर प्रभाव। चलिए, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है? भोजन, औषधि, औद्योगिक उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष से पारित हुआ था? 2000, 2002, 2010, 2017। तो जैव विविधता अधिनियम जो है भारत में 2002 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण मतलब कि एनबीए भारत में कृषि संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? चलिए देख के बताइए कि एनबीए जैव चोरी को रोकता है तथा देशी और परंपरागत आनुवांशिक संसाधनों का संरक्षण करता है। दूसरा बोलता है कि एनबीए कृषि पादपों के आनुवांशिक संशोधन पर चल रहे वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रत्यक्षता मॉनिटर करता है और इसका निरीक्षण करता है। तीसरा बोलता है कि एनबीए की अनुशंसा के बिना आनुवांशिक या फिर जैविक संसाधनों से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता है। अब आप देखिए ए बी सी डी में आपको कौन सा सही लग रहा है। देखिए, जो ऑप्शन नंबर बी जो है एनबीए कृषि पादपों के आनुवांशिक संशोधन पर चल रहे वैज्ञानिक अनुसंधान की मॉनिटर करता है, इसका निरीक्षण करता है, तो ये जो ऑप्शन है वो गलत है। बाकी जो 2 हैं वो बिल्कुल सही हैं। तो यहाँ पर आपका कौन सा सही बैठेगा? ऑप्शन नंबर सी, और सी मतलब कि पहला और तीसरा सही है। नेक्स्ट बोलता है कि विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है, किसमें होती है? डेड स्टॉक बुक में, रेड डाटा बुक में, लाइव स्टॉक बुक में, और उपरोक्त में से कोई नहीं।
चलिए इसका जो सही जवाब है वो होता है रेड डाटा बुक में। अब रेड डाटा बुक किसके द्वारा जारी की जाती है तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो अगला क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक है, रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित कौन सा संगठन है, किसने इसे, कौन इसे जारी करती है, बताइए। यूटीएस, IUCN, IBWC और WWF। ठीक है, तो जो लोग WWF देखते होंगे WWF में टिक मत कर देना, ठीक है ना। ये तो नहीं होगा बिल्कुल भी। इसका जो सही जवाब होगा वो IUCN। क्या होता है IUCN का फुल फॉर्म, क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, IUCN का फुल फॉर्म क्या होगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल और तमिलनाडु। चलिए इसका जो सही जवाब है वो साइलेंट वैली आप सभी को मालूम है केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किनमें सिंह पूंछी वानर या फिर मैकॉक अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। बताइए। देखिए ये जो सिंह पूंछी वानर है, मतलब ये क्या होता है, ऐसे बंदर जिनकी पूंछ लॉयन के जैसे, शेर की जैसे होती है, सिंह के जैसे होती है, ठीक है ना। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? जो आपका दक्षिणी क्षेत्र है, वो भी दक्षिण में किधर, पश्चिम दक्षिण में, मतलब कि वेस्ट साउथ में, साउथ वेस्ट में ये आपके पाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट में कौन कौन से राज्य आ जाते हैं? एक तो आपका आ जाता है केरल आ जाता है, फिर तमिलनाडु आ जाता है, फिर कर्नाटक भी आ जाता है। कौन सा नहीं आएगा? तो आंध्र प्रदेश नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि 1, 2 और 3। ठीक है, चलिए आज का 30 नंबर क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से केवल पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है। भारत में स्लो लोरिस उत्तर पूर्व के सघन वनों में पाया जाता है। कूट देख के, ऑप्शन देख के जवाब दीजिए। तो इसका जो सही जवाब है, देखो अभी मैंने आपको रेड पांडा के बारे में बताया था, तो रेड पांडा के बारे में ये जो दिया हुआ है ये गलत दिया हुआ है। केवल जो 2 नंबर है वो सही है कि भारत में जो स्लो लोरिस है वो उत्तर पूर्व के सघन वनों में पाया जाता है। ठीक है ना। यदि कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके। यदि आप इस पर थ्योरी क्लास चाहते हैं जैव विविधता पर, तो मैं थ्योरी क्लास भी लेकर आऊँगा। बस 1-2 दिन में मेरी तबीयत ठीक हो जाने के बाद मैं काफ़ी तेज़ी से आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड्स करूँगा और आपके सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास तक के लिए हैव अ नाइस डे।